आज हम शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी से नेक्स्ट चैप्टर की। कल हमने बात की थी दोस्तों हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हमने देखा था यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद हमने देखा था सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल की उत्पत्ति में हमने दो चीजें देखी थी। सबसे पहले आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद हमने सौर मंडल। सौर मंडल से हमने कोई तारा लिया था और तारे के जीवन काल के बारे में जाना था। यानी तारे को हमने कैसे डिवाइड किया था? तारे को हमने तब डिवाइड किया था प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टेज। उसके बाद हमने बात की थी हमारी चंद्रशेखर लिमिट की बात की थी। चंद्रशेखर लिमिट के बाद हमारा क्या हुआ था? तारे की ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में तीन रूपों में प्राप्त हुआ हमें बिलो 1.44, क्योंकि चंद्रशेखर सीमा हमने कितनी मानी थी? चंद्रशेखर सीमा मानी थी हमने 1.4। 1.4 से बिलो जो थे उसको हमने क्या नाम दिया था ओल्ड एज में? सबसे पहले हमारा बनता है रेड जायंट स्थिति होती है। रेड जायंट में क्या होता है? नोवा विस्फोट होता है। नोवा विस्फोट के बाद हमारा बनता है व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ आगे बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। इसके बाद हमने क्या जाना था? अगर हमारे विस्फोट के बाद किसी का मास अगर 1.4 से 3.0 के मध्य हो तो उसमें कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? उसमें सुपर रेड जायंट स्थिति होती है और सुपरनोवा विस्फोट होता है और हमें प्राप्त होता है न्यूट्रॉन स्टार। तीसरी चीज थी हमारी, जो तीसरा तारा था, अगर क्या बनेगा उसमें, अगर अब 3.0 इस लिमिट से यानी चंद्रशेखर सीमा से 3.0 मास हो तो वो क्या बनेंगे आपके? उसमें दोनों में कौन सा होगा? रेड जायंट स्थिति होगी यानी महादैत्यावस्था। उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये बनेगा आपका ब्लैक होल। तो ये हमने क्या जाना था? तारों के जीवन काल के बारे में जाना था। अब हम इसके साथ आज एक बात और करेंगे। जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा को हमने क्या नाम दिया था? मिल्की वे। लेकिन मान लो ये आपकी क्या है? ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा में आपको पता ही है कि लगभग 100 अरब तारे हैं एक आकाशगंगा के अंदर। और ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा हैं? लगभग 1000 आकाशगंगाएं हैं। हजार आकाशगंगाएं दोस्तों। उसके अंतर्गत एक आकाशगंगा के अंतर्गत कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे। इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करते हैं? हमारी आकाशगंगाओं की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि निहारिका होती है। निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आप नेबुला। यानी निहारिका। इसमें क्या होता है? चारों तरफ से ये क्या करती है? ये आकाशगंगाओं के चारों तरफ होती है और गैलेक्टिकल मोशन में गति करती है। दोस्तों ये गति करती रहती है। आगे चल के इसके आसपास जो भी पार्टिकल्स होते हैं
डार्क मैटर पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल कुछ भी होते हैं वो इसकी तरफ क्या होने लग जाते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अट्रैक्ट होकर ये क्या करती है, अट्रैक्ट होके ये क्या करती है दोस्तों, एक डिस्क शेप में बदल जाती है। इस डिस्क शेप में क्या होता है, ये डिस्क शेप में क्या होता है दोस्तों, इस डिस्क शेप में बहुत सारी आकाश गंगाएं आई। आकाश गंगा में क्या होता है, आपके काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, इस प्रकार से न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस के चारों ओर अपना पूरा सिस्टम होता है, उसमें आपके क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें आ सकती हैं एस्टेरॉयड आते हैं, आपके मीटियोर आते हैं, मीटियोरॉइड्स आते हैं, उसके अलावा और क्या चीजें होती हैं कि और भी काफी सारे जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसकी शेप में घूमते रहते हैं। तो आपने ये क्या जाना, ये न्यूक्लियस है, और जो सेंट्रल का न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल के न्यूक्लियस में आपके चारों तरफ ये सारे पार्टिकल्स है घूमने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमने अपना सोलर सिस्टम देखा था, हमने अपने सोलर सिस्टम के अंतर्गत किया जाना था कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। इसके आगे हम जैसे जैसे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये वाली कंडीशन के कारण यहाँ क्या होता है, सूर्य से पास में जो भी ग्रह होंगे उनमें क्या होगा दोस्तों, उनमें जो हैवी मेटल्स हैं यानी आयरन है, सिलिकॉन है, ये ज्यादा मिलेंगे। और आपके जो दूर होंगे, जो सन से दूर होंगे, यानी किसी भी न्यूक्लियस, सन हमने किसमें नाम दिया, सेंट्रल न्यूक्लियस को हमने क्या नाम दिया, सन नाम दिया। सन का क्या है, एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं, मीटियोर्स हैं, एस्टेरॉयड हैं, ये सारे अवस्थित होते हैं। तो सन से जैसे हम आगे चलेंगे, या मान लो हमारे सोलर सिस्टम को मानो तो सबसे पहले हमारा सन है जैसे मरकरी है यानी बुध है, उसके बाद हम क्या जाते हैं, वीनस में जाते हैं यानी शुक्र है, शुक्र के बाद हम हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ये तीसरा ग्रह है सूर्य से, वो हमारी पृथ्वी है। तो इनमें क्या होगा दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले जो हैवी मेटल्स है सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होंगे, आपके मरकरी पे होंगे या बुध पर होंगे। उसके बाद आपके कहां पर होंगे, उससे कम कंपैरेटिवली वीनस पे होंगे, देन अर्थ पे होंगे, और आगे आगे जाएंगे तो ये सारे गैसेज फॉर्म में प्राप्त होते हैं। जैसे आपकी यूरे वीनस है, वीनस के बाद ये है आपका मार्स है, मार्स के बाद यानी मंगल है, ये आपका मंगल से आगे जाते हैं तो आपका जुपिटर है यानी बृहस्पति है। इससे आगे जाते हैं तो सैटर्न है, सैटर्न से आप आगे जाओगे तो आपको यूरेनस है, और आज सबसे लास्ट है वो आपका नेपच्यून है। और ये आपको पता ही है कि वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 2006 के बाद, 2006 से पहले अगर बात की जाती है तो हमारे 9 ग्रह आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने कब समझा था, ये हमने कल समझा था। इससे आगे हम आज बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप इनको ज्यादातर ये वाला सिस्टम है साइंस में इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि उसमें और क्या होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, ज्योग्राफी की दृष्टि से हमें अर्थ को, कि अर्थ की अवस्थिति क्या है और इन ग्रहों की अवस्थिति क्या है, और ये ग्रह आगे, क्योंकि कोई भी ग्रह हो वो अपने अक्ष पे घूमता है और अपनी कक्षा पे भी घूमता है। अगर अक्ष पे घूमता है दोस्तों, ये आपके अक्ष है, इसके चारों तरफ इस पे जैसे कोई है, आपने यहाँ आपने बॉल ली, बॉल को जैसे बीच में से आपने क्या कर दिया, उसको पिन कर दिया और इसमें से एक डंडी डाल दी सीधी, तो वो क्या है कि बॉल ऐसे घूमेगी वो। तो ये क्या होगा, अपने अक्ष पे घूम रही है, और जैसे किसी दूसरे बॉडी के सापेक्ष घूमे तो वो क्या घूमेगी, उसके चारों तरफ घूमेगी, वो उसकी कक्षा हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम इसी को लेते हैं, आज हम अर्थ की, सबसे पहले अर्थ की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं।
अर्थ की उत्पत्ति में हम क्या देखेंगे, कोई भी ग्रह होता है वो सबसे पहले किस फॉर्म में होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ में कौन सी क्रिया होती है ये सबसे पहले देखी जाती है। अर्थ में क्रिया होती है, जैसे सबसे पहले हमारे सूर्य भी क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या एस्ट्रोनॉमिकल इकाई बोल सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्रिया होती है, कोई भी है ना, सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ अग्नि होती है, अग्नि रूप में पाया जाता है, इसी प्रकार से कोई भी आपने कोयला देखा होगा, कोयला रूप में आप इसको समझ सकते हो, लेकिन इसका क्या है कि मास बहुत ज्यादा होता है, यानी द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अगर सन है तो सन में कौन सी क्रिया होती है, वर्तमान में संलयन क्रिया होती है। लेकिन अर्थ में क्या हुआ था, अर्थ की जैसे उत्पत्ति देखते हैं, हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना नाम दिया था, लगभग 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति को क्या है, जैसे लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। इसकी जो कालावधि है वो कब है, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले पृथ्वी किस रूप में प्राप्त होती है, आपकी तप्त गोले के रूप में प्राप्त होती है। अब क्या होगा इस पृथ्वी में कि हमारी जो भी अपक्रियाएं, जैसे सूर्य में क्या हो रहा है दोस्तों, संलयन हो रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा होता है, संलयन भी है और विखंडन भी है, यानी इसी को इंग्लिश में आप बोलते हैं फिजन है और दूसरा है फ्यूजन है। तो संलयन में क्या होगा, जैसे दो पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, यानी दो अणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से विखंडन में क्या होगा, एक अणु मिलके दो या अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं। इसको अच्छी तरह से आपको यहाँ यही समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है वो आप जैसे कभी भी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर साइंस के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंदर ये संलयन विखंडन क्रिया को और अच्छी तरह से देखेंगे। हालांकि ये थोड़ा फिजिक्स में 11th-12th में फिजिक्स में आप अच्छी तरह से इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको बस इतना ही समझना जरूरी होता है कि विखंडन क्या होता है और संलयन क्या होता है। तो संलयन समझे आपने, दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इसमें बहुत लार्ज लेवल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विखंडन क्या होता है कि एक पार्टिकल या एक अणु मिलकर टूट जाता है दो या अधिक अणुओं में, उसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है, बट कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हमारी अर्थ थी तो इसमें ये दोनों क्रियाएं हुई, ये दोनों क्रियाओं के कारण हमारी अर्थ थी वो किसमें थी, आपके गैसेज टू प्लाज्मेटिक अवस्था में थी। आपने ये आप लोग शायद जानते ही होंगे कि प्लाज्मेटिक अवस्था कौन सी होती है, जब ठोस द्रव होती है उसके साथ एक पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, वो होती है प्लाज्मेटिक अवस्था। तो हमारी पृथ्वी कैसे थी, गैसेज से प्लाज्मेटिक फॉर्म में। तो ये दोनों क्रियाएं हुई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जैसे आपने कभी ऊपर से जैसे कोयला होता है तो उसमें से सबसे पहले आप जल डाल दो, ऊपर से जल डाल दो तो क्या है, उसमें से काफी तेजी से धुआं निकलता है, वो तेजी से ठंडी होने लगती है। तो ऐसा ही पृथ्वी में हुआ कुछ, पृथ्वी काफी तेजी से ठंडी होने लगी, और तेजी से ठंडी होने लगी तो ये बाहर वाला मास है इसका, ये सॉलिड होने लगा, यानी सॉलिडिफिकेशन हो गया इसका, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में ठोसीकरण भी बोलते हैं। इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ तो ये क्या धीरे धीरे अभी आप जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे यानी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के अंतर्गत आप क्या देखेंगे कि इसके अंतर्गत जैसे यहाँ सबसे ऊपर वाली कौन सी है, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट कैसी है, हमारी सॉलिड है, मेंटल कैसी है, प्लाज्मेटिक अवस्था में, कोर कैसी है कि एकदम ठोस है। उसके बाद हम और अगर इसका डेप्थ में स्टडी करेंगे, जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें और देखेंगे कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, इस प्रकार से उसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें जानना यही जरूरी है कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ, बहुत तेजी से ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद इसमें सॉलिडिफिकेशन हुआ, यानी हमारी अर्थ कैसे हो गई, ठोस हो गई।
ठोस हो गई, जिसको कि आप धीरे धीरे आप जानेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। ऊपर से हमारा ये क्रस्ट है, ये ठोस पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी जैसे होती है। अभी आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम कि अब क्या होगा, वायुमंडल का निर्माण होगा। तो वो किस चीज में देखेंगे कि वायुमंडल कैसे निर्माण हुआ, कितनी परतें उसमें, ये सारी चीजें हम देख लेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। वायुमंडल के बाद क्या हुआ आपका, तो वहां से वायुमंडल के कारण गैसेज बनी, गैसेज के कारण क्या हुआ आपका कि वहां पानी का फॉर्मेशन हुआ। पानी के फॉर्मेशन के कारण आपका ओशियन यानी बरसात हुई काफी तेज, बरसात के बाद आपका क्या बना, ओशियन बने। तो ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्या जाना कि पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन हुआ। सॉलिडिफिकेशन के बाद जिसकी जो ऊपर का क्रस्ट पार्ट है वो ठोस हो गया। ठोस के बाद इसमें से अब क्या बनेंगे, आपका वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल के बाद आपकी क्या बनेगी, ओशियन बनेंगे। ये प्रक्रिया होगी, ये हुई थी 4.6 बिलियन फुट। अभी ये प्रक्रिया होगी, ये कब होगी, लगभग 3.8 बिलियन से लेके, क्योंकि इसकी दीर्घ टाइम है, काफी लॉन्ग टाइम है। ये है 4.1 बिलियन वर्ष फुट। सेम इसी प्रकार से समुद्र विज्ञान भी जब पढ़ेंगे आप, समुद्र पढ़ेंगे, समुद्र का फॉर्मेशन भी लगभग 3.6 बिलियन से लेकर 4.1 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी अर्थ बन जाती है। अगर आप सीधा क्वेश्चन आता है कि अर्थ में सबसे पहले, जैसे अब क्या होगी, जब सॉलिड हुई तो सबसे पहले हमारी चट्टान कौन सी बनी, चट्टान का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो चट्टान सबसे पहले कौन सी थी हमारी, जिनको आप प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान के रूप में आप जानते हैं कि आग्नेय है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशियस रॉक। इसके अलावा ग्रेनाइट वगैरह, ये सारा आगे अगर आप पढ़ेंगे जैसे चट्टान पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या जाना है, प्राथमिक चट्टान कौन सी थी हमारी, आग्नेय चट्टान थी। लेकिन सबसे अगर आती है, अगर किसी की बात आती है तो लेकिन सबसे पुरातन चट्टान कौन सी हमारी, पुरातन चट्टान आती है तो अवसादी हो जाएगी या सेडिमेंट्री रॉक। जब भी आप मिनरल्स पढ़ेंगे तो मिनरल्स के अंदर क्या देखेंगे कि हमारी चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है, चट्टान कैसे बनती है, चट्टान के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे प्राइमरी चट्टान होती है, सेकेंडरी चट्टान होती है, ट्रस्टी होती है, या फिर प्राथमिक होती है, या अवसादी होती है, या फिर आग्नेय होती है, अवसादी होती है, फिर कायांतरित होती है। इस प्रकार से आप तीनों चट्टानें भी देखेंगे वहां पर। कौन सी, प्राथमिक चट्टान में कौन सी देखेंगे, आग्नेय चट्टान है जैसे, दूसरी अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक है, तीसरी है आपकी कायांतरित चट्टान। तो ये सारी चीजें जब आप मिनरल्स पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या देखा हमने, अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। अर्थ का फॉर्मेशन के बाद हमारी वायुमंडल फॉर्म हुआ, फिर ओशियन फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो रही हमारी अर्थ की ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, अर्थ के ओरिजिन से हम आगे चलते हैं अभी। तो अर्थ के ओरिजिन में और आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ की आकृति, कि हमारी पृथ्वी है कैसी, ये तो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो हमारी पृथ्वी की आकृति के बारे में जो चर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये हमारी अर्थ है। जब भी अर्थ की जैसे आकृति की बात होती है, क्योंकि वो पूर्णतः से गोल तो है नहीं, उसकी आकृति कुछ ऐसी है, आप अंडानुमा मान सकते हो, या फिर कुछ जैसे कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे आप कभी कोपरनिकस की बात करते हैं, कोपरनिकस एक विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था मॉडर्न पीरियड में कि सेंट्रल में कौन है, सेंट्रल में आपका सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हालांकि अगर भारतीय विद्वान की बात करें तो सबसे पहले भारतीय विद्वान में बरामेर थे, उन्होंने ये कहा था कि सन सेंटर में और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो कोपरनिकस ने इसका जो नाम दिया था उसको बताया था कि पृथ्वी की आकृति गेंद के समान है।
उन्होंने अलग चीज दी। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। आपने कभी नारंगी तो देखा होगा, जो फ्रूट्स होता है उसके समान है। इसी प्रकार से अगर और बात की जाए तो और आए, जैसे आपकी जॉन हडसन है, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की आकृति जियोड है। जियोड यानी पृथ्वाकार है। जॉन हडसन ने कैसे बताया? पृथ्वाकार है। अगर आगे बात करें तो लेकिन सबसे उपयुक्त जो देखते हैं, सबसे उपयुक्त आकृति कौन सी है पृथ्वी की? लद्वज गोलाभ। दोस्तों ये सारी की टर्म्स हैं आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो लद्वज गोलाभ या ग्लोब के समान है सबसे उपयुक्त आकृति। अगर सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, तो ये तो इन्होंने नाम दिया था। लेकिन अब ये आगे बढ़ते हैं इसके, तो हमने क्या जाना था? अर्थ के बारे में जाना। अर्थ की आकृति को हम देख रहे थे, तो अर्थ की आकृति भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है। जैसे आपने किसी ने कहा गेंद के समान है, नारंगी के समान है, और किसी ने कहा था कि लद्वज गोलाभ है। इस प्रकार से कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि ऐसी आकृति बनी क्यों? जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या हुआ था? जैसे ये ठोस हुई तो ठोस के कारण जैसे ये सेंट्रल है, तो इसकी जो मान लो ये गोल है, तो ये वाली त्रिज्या है, ये त्रिज्या कम होने लगी। यानी ये वाली त्रिज्या है, ये मान लो पहले ऐसी थी, तो ये त्रिज्या इतनी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये त्रिज्या कम हुई, तो इसका क्या होता है? ये त्रिज्या इतनी हो गई, यानी पहले आर थी, ये त्रिज्या कंप्लीट, अब ये स्मॉल आर हो गई। तो इसका क्या हुआ कि इसके कारण क्या हुआ था? कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग में वृद्धि हो गई। कोणीय संवेग में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ था? इसमें बहुत तेजी से घूर्णन होने लगा, यानी बहुत तेजी से घूमने लगी। जैसा कि आपने कभी बच्चे खेलते हैं तो भौरा होता है जो उसको घुमाते हैं, तो पहले बहुत तेजी से घूमता है, बाद में फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। तो कोणीय संवेग हुआ। कोणीय संवेग आपको यही जानना पड़ती है कि उसकी गति तीव्र हो गई। इसमें आपको इतना ही समझना बहुत जरूरी है। तो कोणीय संवेग के कारण उसकी गति तीव्र हुई, तो इसका जो बाद में जो अभिकेंद्रीय बल है, दो बल काम करते हैं इसको जो बैलेंस करने के लिए। एक होता है अभिकेंद्रीय, दूसरा होता है अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इनको आप देखा होगा, जब भी आप जैसे कभी, जैसे किसान ज्यादातर जानते होंगे, जैसे गोफन होती है, जब आप क्या करते हैं, जैसे खेतों से पक्षियों को उड़ाते हैं, तो पक्षियों को उड़ा के एक गोफन टाइप होती है, उसमें से दो क्या होते हैं, ऐसे होती है उनकी स्थिति। तो दोनों हाथ से इसको पकड़ के जैसे पत्थर को फेंकते हैं, तो ये क्या है? जब फेंका आपने अपनी ओर खींच रहे हैं, वो क्या है? अपकेंद्रीय बल है, यानी अपनी ओर खींचता है वो। और अपकेंद्रीय बल क्या करता है? उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। यानी ये वाला बल है जो हाथ से खींच रहे हैं आप, ये अपकेंद्रीय है, और दूर ले जा रहा है वो कौन सा है? अपकेंद्रीय है। यानी ये दूर ले जाता है, और ये क्या करता है? पास ले जाता है। ये पास है, ये दूर है। तो सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल कहां पर होगा आपका? ध्रुवों पर होगा। क्योंकि ध्रुवों पे क्यों होगा? क्योंकि ध्रुवों पे आपको पहले पता है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यहीं से बैलेंस करने के लिए पृथ्वी को, यहाँ ग्रेविटी ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ त्रिज्या कम हो गई। क्योंकि उसके कारण कोणीय संवेग बढ़ा। कोणीय संवेग के कारण आपका क्या हुआ दोस्तों? यहाँ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी अधिक होने के कारण यहाँ अभिकेंद्रीय बल अधिक हो गया। उसके साथ ही आपकी ये वाली स्थिति है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे क्या हुआ दोस्तों कि अपकेंद्रीय बल अधिक होने लगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। और अपकेंद्रीय बल सबसे ज्यादा कहाँ होगा? आपका ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी पृथ्वी की आकृति के बारे में बात की। भिन्न भिन्न आकृति है, और सबसे उपयुक्त आकृति वैसे जियोड आप कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वानुमा है। ये पृथ्वी की आकृति
डिफरेंट है, जैसे यहाँ से छोटी है, यहाँ से चौड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। आगे क्या बात करेंगे, जब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, यानी कितना समय कहाँ हुआ है, कौन सी अवस्थिति है, तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया था। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लो, इसको हम बाद में समझेंगे कि पृथ्वी की कैसी रेखाएं, यहाँ रेखाओं के कारण कैसे अवस्थिति निर्धारण होती है। उससे पहले आप क्या जान लो कि इसका जो घूर्णन है, यानी ये मान लो ये इसका क्या है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है। ऐसे कहां पर घूम रही है, अपनी अक्ष पर। आप इसके घूर्णन को देखेंगे तो घूर्णन कितने प्रकार से होता है, एक तो अक्ष पर होता है, दूसरा होता है कक्ष पर। एक अक्ष है और दूसरा है आपका कक्ष। तो ये अक्ष कक्ष होते क्या हैं, देखो दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है। अगर आप इसमें क्या करते हैं, ये पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, झुकी हुई है ये। तो ये इस पे, यानी कभी आपने कभी व्हीकल्स को देखा होगा, तो व्हीकल्स में जो टायर लगे होते हैं तो वो उसके बीच में एक एक्सिस होता है, एक्सिस के कारण वो चारों तरफ घूम पाते हैं। तो जैसे ये ऐसे है तो ऐसे टायर लगे होंगे आपके, तो एक्सिस के बीच में से ये दोनों तरफ घूम रहे हैं। इसी प्रकार से आप मान लो कि पृथ्वी में अगर आपने एक कील डाल दी और उसके चारों तरफ उसे घुमाने लग गए, तो ये तो होती है इसका अक्ष। और पृथ्वी घूम कहां रही है, जैसे चारों तरफ किसी के तो चक्कर लगा रही होगी, यानी हमारी पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो ये हो गया इसकी कक्ष, ऐसे घूम रही है चारों तरफ, ऐसे ऐसे घूम के जा रही है। तो ये हो गया हमारा एक्सिस और ये होगी हमारी ऑर्बिट। तो अब कभी बात होती है, लेकिन अब सीधा सीधा अगर हम चर्चा करें, ये पृथ्वी है, लेकिन हाइपोथेटिकली हमने इसको जो सीधी लाइन है उसको जैसे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड कर दिया। तो जब हम पूरब पश्चिम में डिवाइड किया तो ये वाली बीच में एक लाइन खींच दी हमने, ये लाइन खींच दी। तो इस ये क्या है आपका अक्ष के सारे कितनी झुकी हुई है पृथ्वी, यानी कुछ झुकी हुई है पृथ्वी ऐसे, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर कभी अक्ष के सामने बात होती है तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर कभी ये आप कक्षा है, ये चारों तरफ कच्छ के सारे बात होती है तो कच्छ के सारे कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ के आपको ये बताएगा कि दिन रात कैसे बनते हैं। सॉरी दोस्तों, दिन रात के बाद आगे बताएगा कि ऋतु कैसे बनती है, मौसम कैसे परिवर्तन होता है। तो इसके जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अक्ष और कच्छ। तो अक्ष के सारे 23.5 डिग्री और कच्छ के सारे आपकी 66.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। अब ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। अब घूर्णन हमने क्या माना, अक्ष और कच्छ माना। तो अक्ष पर जैसे घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे परिभ्रमण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को रोटेशन बोलते हैं, और इसका एक नाम है दैनिक गति। ये सारी क्या है कि अक्ष पर होती है ये सारी। तो ये कितना है, इसके कारण क्या बनता है, अगर पूछा जाए कि परिभ्रमण रोटेशन गति के कारण क्या बनता है आपका, तो इसके कारण अगर आपकी कहें तो दिन रात इसी के कारण बनते हैं। आपके दिन रात हैं, दिन रात का बनना। दूसरी चीज है अब आपका कि मौसम का परिवर्तन होना। ये किसके कारण होता है, आपकी परिभ्रमण या रोटेशन गति के कारण। अब दूसरी गति ये कक्ष पे घूम रही है तो ये क्या होता है, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति, इसको कह सकते हैं आप। आपको पता है कि दिन और रात की पूरी अवधि कितनी होती है हमारी, 24 घंटे। वहीं आपको ये पता है एक वर्ष की अवधि कितनी होती है, आपको सामान्यतः 365 दिन, और लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होता है
366 दिन। अब हम सामान्य रूप में देखते हैं तो सामान्य रूप में हम कितना देखते हैं 365 दिन। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है आपका ऋतुओं का बनना, वर्ष का बनना, इस प्रकार से क्या है परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन, अगर ऐसी चीजें आती है तो वो कहां पर होगी, आपकी कक्षा में होगी, उसके कारण ये स्थिति आपकी विद्यमान हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है मौसम की और ऋतुओं की। तो हम हालांकि अच्छी तरह से तो किसमें पढ़ेंगे, इसे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी इनकी चर्चा कर देता हूँ कि मौसम क्या होता है। मौसम एक छोटी अवधि के लिए किसी स्थान विशेष की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। वो किसके कारण होता है, आपका ताप और तापमान के कारण। ताप और दाब के कारण ये परिस्थिति होती है, बहुत छोटे से स्थानीय दशा में प्राप्त होती है और छोटे से समय के लिए होती है। तो ये होता है दोस्तों मौसम। इसी का अगर अपोजिट बात करें तो एक जलवायु होती है। जलवायु में क्या होता है, आपका दीर्घावधि होती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और जलवायु दशाएं मौसमी दशा में, उसमें क्या है दीर्घ समय के लिए परिवर्तन होता है। और वो इम्पैक्ट कैसे करेगी, आपके लार्जर एरिया में इम्पैक्ट करेगी दोस्तों। तो ये हमने क्या देखा, अक्ष और इसका कक्ष देखा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे क्या जानेंगे इसके, सबसे पहले हम देखते हैं, आपने आकृति देखी, आकृति के बाद आपने क्या देखा, आकृति के बाद आपने देखा अक्ष और कक्ष देखा, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, उसके कारण क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और आगे आप जानोगे कि पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं, आपने अक्ष और कक्ष की बात की, जब भी हमने बताया था कि एक सीधी रेखा खींच देते हैं, उसमें से दो भाग में उसे डिवाइड कर देते हैं। तो आपने कभी जैसे पृथ्वी पे ऐसे रेखाएं खींची होंगी, ऐसे, तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं, सबसे पहले इन रेखाओं को बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखा, और इनको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आप लैटिट्यूडनल, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखाओं की। तो आपकी अक्षांशीय रेखाओं की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, सामान्य डेफिनेशन है, वो क्या होती है कि विषुवत रेखा आपकी कहां पे खींची जाती है, कक्ष में खींची जाती है। तो इस कक्ष के सारे जैसे कितनी भी रेखाएं आप ऐसे खींचते जाओ, तो ये कुल रेखाएं चारों तरफ खींची जाती हैं। ये रेखाएं कब से होती हैं, लगभग एक गोलार्ध में 90 डिग्री, यानी 90 रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे नॉर्थ और साउथ से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो साउथ में भी कितनी होती है, 90। तो ये कुल रेखाएं कितनी हो जाती हैं आपकी 180, अगर सामान्य से बात करें। लेकिन अगर एक विषुवत की बात करें, विषुवत से जैसे ऊपर जाते हैं तब आप देखते हैं तो इन्हें आप क्या करेंगे 179 भी बोल सकते हैं, अगर कहीं जैसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है तो, क्योंकि विषुवत रेखा तो एक ही होती है जो दोनों में काउंट होती है। लेकिन सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री ऊपर रेखाएं, 90 नीचे रेखाएं। इनके मध्य में मान लो एक रेखा इस प्रकार से है, एक से दूसरी रेखा के बीच में हम जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जोन, जोन बोलते हैं या कटिबंध बोलते हैं। इसकी जो दूरी होती है वो होती है आपकी, यानी अभी आप जैसे भारत की दूरी देखते हैं, जैसे भारत का ये मैप है, तो इसकी यहां से तक दूरी देखते हैं, ये दूरी और ये दूरी आपने कभी देखा होगा। तो ये दूरी तो क्या है, ये दूरी है आपकी 3214 किलोमीटर, और ये कुछ 2933 किलोमीटर है ये। तो ये दूरी, हालांकि इनका विस्तार एक ही है, तो ये दूरी अलग अलग कैसे हैं इनको भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा
यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे ये रेखा है या फिर जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, इससे ऊपर बढ़ते हैं तो इसके एक जो रेखा के बीच में जो दूरी होती है उसको जॉन और कटबंध होते हैं, उसकी दूरी होती है लगभग 111.13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसको आपने क्या बोला, जॉन नाम दिया। और ये रेखाएं कितनी होती हैं आपकी 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, तो ये कौन सी होगी हमारी अक्षांशीय रेखा होगी। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकल डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, हमारे कक्षा तल पर, यानी कक्षा तल कौन सा है, ये विषुवत रेखा से ऊपर, कक्षा तल पर अक्ष के सहारे, ये आपका कक्षा तल है, ये आपका अक्ष है, इसके सहारे मान लो ये आपका कक्षा है और ये आपका क्या है, अक्ष है मान लो, तो इस अक्ष के सहारे आपने कोई रेखा खींची, यानी एक कोण बना देते हैं, ये कोण है, इन समान कोणों को मिलाने वाली रेखाएं क्या हो जाती हैं, अक्षांशीय रेखा हो जाती है। ये मान लो यहाँ आ गया तो ये रेखा कौन मिलाएगा, ऐसे ये हो गई, तो ये कौन सी हो गई, अक्षांशीय रेखा। एक एग्जांपल से देख सकते हैं, मान लो ये कितना है, ये 20 डिग्री है, इसका कोण और इसका कोण 20 डिग्री है, इन कोणों को मिलाने वाली रेखा कितनी हो गई, 20 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं तो अक्षांशीय रेखाओं के अब इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ इसका महत्ता क्या है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण है महत्ता है वो है आपकी कटबंधों की जानना, कटबंधों का निर्धारण, और दूसरा है आपका अवस्थिति का निर्धारण। ये दो चीजें आपकी कहां हुई, अक्षांशीय रेखाओं के कारण ये संभव हो सके कि आपने कटबंध बना सके और कटबंध के कारण आपने अवस्थिति का निर्धारण कर सके। अब आप मान लो कि इस पृथ्वी पे हमें कटबंध बनाने हैं, तो हम जब लार्जर टर्म में देखते हैं तो लार्जर टर्म में हम पृथ्वी को कैसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी एक कटबंध, अब सेम दो स्थिति यहां पर बनेगी, तो ये वाला कटबंध है, ये कटबंध कौन सा हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटबंध, और इसका जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आपके 23.5 नॉर्थ गए, 23.5 साउथ गए, इसी प्रकार 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 4.5 बाद में कितना 90 डिग्री नॉर्थ। आप बताइए कि आपको हमारी कुल अक्षांशीय रेखा कितनी होती है, 90 होती है, तो ये 66.5, ये तो रीजन हो गया ट्रॉपिकल, क्योंकि ये वाला रीजन ट्रॉपिकल और ये वाला भी ट्रॉपिकल। इसके ऊपर जाते हैं तो ये रीजन हो जाएगा टेम्परेट, और इसी को कह देते हैं हम शीतोष्ण, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोल्ड, यानी शीत। तो आपने क्या जाना कि उष्णकटिबंधीय कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध, ये आपने लार्जर टर्म में डाल दिया। हालांकि हम इसका माइक्रो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी में। तो इस प्रकार से कटबंध निर्धारण, अवस्थी निर्धारण किसके कारण संभव हुआ, अक्षांशीय रेखाओं के कारण। अब हम देखते हैं देशांतरी रेखाएं। देशांतरी रेखाएं ऐसी होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अर्धवृत्ताकार खींची जाती हैं। अगर मान लो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में आपने अर्धवृत्ताकार ऐसी रेखा खींच दी, उसी के अलावा आपने पीछे से रेखा खींच दी, तो वो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण वृत्त हो जाएगा। लेकिन हमने ये रेखा कैसे खींची, ये रेखा खींची, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये वाली रेखा कौन सी हुई आपकी, देशांतरी रेखा। इसी प्रकार से आपकी जो हमें दिखाई भी देता है पृथ्वी के पीछे, वो भी क्या है आपकी देशांतरी रेखा है, तो एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। इस प्रकार से कुल रेखाएं आपकी खींची जाती हैं, वो देशांतरी रेखा होती है 360 डिग्री या 360 रेखाएं भी आप कह सकते हैं। अगर इनकी बात करें कि इनका इंपॉर्टेंस, सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें कि हमने यहाँ क्या जाना कि इनके बीच की दूरी को हमने क्या किया, जॉन नाम दिया। इसी प्रकार से इन रेखाओं के बीच की दूरी के मध्य, इसको नाम देते हैं हम गोर, गोर नाम दिया। गोर के नाम से आगे अगर आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में जब विषुवत रेखा पे, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी उसकी होती है विषुवत रेखा पे, वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या नाम दिया आपने, जॉन या कटबंध नाम दिया। इसको आपने सेम एज
गौड़ नाम दिया और इसकी दूरी कितनी हो गई 111.32 किलोमीटर। अभी हम जैसे आगे जानेंगे, मैं आगे चर्चा करूंगा कि भारत में ये दूरी, जबकि इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार एक ही है, लेकिन ये दूरी 3214 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी कितनी है आपकी 2933 किलोमीटर। जब ऐसी स्थिति क्यों बन गई, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं इसका, तो जब यहाँ देख रहे हैं आप 1.13 है, यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है 111.32, ये दूरी ज्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से तो हमारी ये वाला सॉरी ये वाला दूरी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये दूरी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था ये कहां पर होती है विषुवत रेखा पे, एक्जेक्ट सीमा। लेकिन विषुवत रेखा से ये क्या है संकीर्ण होती जाती है, तो ध्रुवों पे तो इसकी दूरी 0 हो जाती है। तो हमारा विस्तार देख सकते हैं, हमारा विस्तार ये क्या है 23.5 है, तो यहाँ से क्या है कि 8 से अगर आप देखें तो 37 तक विस्तार है। तो 37 के विस्तार के कारण, जैसे 37 डिग्री नॉर्थ के विस्तार के कारण इसका क्या है, इसकी दूरी कम हो जाती है, और इसी के कारण ये दूरी कम हो गई और ये दूरी एवरेज हमारी ज्यादा हो गई। अभी हमने क्या जान लिया, देशांतरीय रेखा जान ली। देशांतरीय रेखाएं कितनी होती हैं 360 होती हैं। इसके अलावा इनके मध्य की दूरी होती है, वो उसे क्या नाम दिया, गौड़ नाम दिया। उसकी दूरी कितनी होती है, दूरी की, अब इसका इंपोर्टेंस हम जानते हैं कि देशांतरीय रेखाओं का इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस है इसका महत्ता कि हम किसके निर्धारण के लिए, अवस्थिति निर्धारण के लिए, अवस्थिति निर्धारण हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर हमें किसकी चर्चा करते हैं, समय को ज्ञात करने के लिए, तो अवस्थिति निर्धारण समय को ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है, आपका देशांतरीय रेखाओं के कारण। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हमारे अक्षांशीय देशांतरीय रेखा कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या जानेंगे कि जैसे आप विषुव है और अयनांत है, ये भी स्थिति किसके कारण होती है, पृथ्वी के ऊपर नीचे, यानी सूर्य कहाँ होता है हमारा, सूर्य जब जैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य से क्या है, पृथ्वी जैसे चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो कभी हालांकि सूर्य स्टेबल है, तो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो अब जब आप देखते हैं इसको, यहां पर देखिए ये हमारा सन है, सन से सीधा अगर सीधा यहां पर पड़ रहा है, तो इसकी स्थिति क्या है 21 मार्च है, ये स्थिति फिक्स है। अगर हमारा सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ में चला गया, तो हमारा क्या है 21 जून है। अगर हमारी आगे जाते हैं, द्वारा से किस पे आ जाते हैं हम, विषुवत रेखा पे आ जाते हैं, तो ये 23 सितंबर है। अगर नीचे पहुंच जाते हैं तो दोस्तों यही हो जाता है हमारा, ये स्थिति है यहाँ 22 दिसंबर। तो जब सूर्य हमारा विषुवत रेखा पे होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, विषुव बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में अगर क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया है इक्विनॉक्स, यानी इक्वेटर के पास होता है, तो इसी को नाम दिया है इक्विनॉक्स। ये विषुव होते कब कब है, जैसे 21 मार्च से लेके 21 जून की बात करें तो ये विषुव होता है आपका वसंत विषुव। अब 21 जून से आगे, जैसे आगे तो यहाँ पर स्थिति हो जाती है, आगे जाते दूसरा विषुव है जैसे 23 सितंबर वाला, वो होता है आपका शरद विषुव। तो हमारे विषुव कितने हुए, 2, वसंत एंड शरद विषुव। अब हम आगे चर्चा करते हैं, तो हमारी अयनांत को हमने क्या नाम दिया, सोलिस्टिस। सोलिस्टिस क्या बोलते हैं हम, अयनांत है। ये कब होते हैं आपके, ये होते हैं 21 जून को और 22 दिसंबर को, यानी 21 जून और 22 दिसंबर। ये क्या हो गया आपके अयनांत। जब सूर्य कहाँ होता है, सूर्य हमारा ऊपर क्या है आपकी कर्क रेखा है, नीचे क्या है हमारी मकर रेखा। जब कर्क रेखा पे होता है तो उसको हमने क्या नाम दिया, सोलिस्टिस नाम दिया। और उसको क्या ऋतु कौन सी होगी आपकी, ग्रीष्म ऋतु होगी। जब सूर्य यहाँ पर था, नीचे था दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, तो उसको उसी को क्या नाम दिया, जैसे मकर रेखा पे तो सोलिस्टिस नाम दिया या अयनांत नाम दिया। और उसको कौन सा है, यानी
शीत अयनांत नाम दिया उसको। तो आपने अभी क्या जाना, विषुव है, विषुव कौन से होते हैं, बसंत होता है और शरद होता है। अयनांत कौन से होते हैं, हमारे दो होते हैं, जो 21 जून और 22 दिसंबर को होते हैं। उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, उन्हीं को आपने नाम दिया था ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी की बाह्य आकृति हो गई। बाह्य आकृति के बाद आपने क्या जाना, इसके बाद आपने जाना कि इसकी अक्षांशीय देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और उसके बाद आपने देना इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, विषुव क्या होता है। इस प्रकार से आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जितनी भी पृथ्वी की, आपकी वो कंप्लीट हुई। अब हम अगले लेक्चर में वो चर्चा करेंगे, हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे और वहां से हम प्रवेश कर जाएंगे आपके जियोमॉर्फोलॉजी में। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे समय का निर्धारण है, समय का निर्धारण कैसे हो रहा है, तो आपको ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके आगे सारी चीजें काम आने वाली हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं इसकी पीडीएफ आपको जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेगा तो आपको या तो टेलीग्राम पे, हमारा वेब गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम है, उस पर अवेलेबल करा दूंगा, या फिर कहीं आप जैसे फेसबुक पेज से जुड़ते हैं तो फेसबुक पेज पे उपलब्ध करा दूंगा आपका, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों अगर हमारा आगे जैसे हम कंप्लीट इसमें एक सीरीज शुरुआत करेंगे, हम जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट करेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी में, देन हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।